हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम हब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट बना सकें। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है स्थानीय स्वशासन के बारे में, जिसमें हम आज पंचायती राज के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचायती राज क्या है और ये कैसे इंडिया में लागू हुआ। इंडिया में पंचायती राज का अभिप्राय स्थानीय शासन से है। मतलब हमारे देश में पंचायती राज का मतलब ही है, समझा जाता है कि ये स्थानीय शासन के बारे में बात हो रही है। हमारे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में ज़मीनी स्तर पर अगर लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है तो समझिए कि वो पंचायती राज के थ्रू ही हो रहा है। अगर देश में पंचायती राज का सिस्टम नहीं होता तो यहाँ हमारा स्थानीय शासन का समझिए निर्माण नहीं होता। तो ये लागू हुआ था हमारा 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक अधिनियम पारित किया गया जिसे संविधान में शामिल किया गया था। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का दर्जा दिया गया। स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि स्थानीय शासन से संबंधित है। कहाँ है ये? स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची की कुछ शेड्यूल्स भी हैं हमारे संविधान में, तो वो 7वीं अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। 7वीं अनुसूची के राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि में ये स्थानीय शासन से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 के तहत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें कितना से कितना आर्टिकल में है? 36 से 44 तक में है। तो अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये पंचायत का आता है। अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए जो कदम उठाएगा उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाता है। तो किस में है? वो आर्टिकल 40 में है। पंचायती राज्य स्थापित करने वाला अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हिंदुस्तान में कहीं भी लागू हुआ था पंचायती राज, वो था राजस्थान का नागौर में। राजस्थान का नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लागू हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और यह योजना का उद्घाटन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो पंचायती राज का विकास से संबंधित कुछ हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पंचायती राज्य का विकास हुआ तो उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी उस वक्त। तो उन समितियों का क्या क्या सिफारिशें थी, उन समितियों की सिफारिशों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो समिति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति का गठन हुआ था 1957 में, 1957 में। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 इसके तहत कार्यों के जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। कब किया था? जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति का अध्यक्ष जो थे, उस समिति जो भी समितियां बनती हैं उसमें कोई ना कोई एक अध्यक्ष जरूर होता है। तो इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। तो उन्हीं के नाम पे यह समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से हम सभी जानते हैं। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया है। जो समिति ने सिफारिशें दी तो उनकी योजना की जो सिफारिश थी उन्हें अंतिम रूप से किस नाम से जाना गया? पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें, कुछ निम्नलिखित सिफारिशें इस तरह हैं जिसे हम पढ़ लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी
पंचायत का स्तर कितने लेवल पर रहेगा? 3 लेवल का रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत रहेगा, ब्लॉक स्तर पे अगर देखेंगे तो ब्लॉक लेवल पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पंचायत समिति का गठन होता है, और जिला लेवल पर जाइएगा तो जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। यानी ये तीनों किस तरह जुड़े होने चाहिए? एक अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा दोनों तीनों आपस में जुड़े होने चाहिए। ग्राम पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब जो ग्राम पंचायत होगा उसका चुनाव किस तरह होगा? तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होगा। जिला स्तर पर योजना का विकास, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय और जिला परिषद सलाहकार समन्वयक और पर्यवेक्षी निकाय के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। क्या होगा? सभी योजनाएं और विकास के कार्य इन्हीं निकायों को सौंपे जाने चाहिए। बलवंत मेहता समिति के सिफारिशों में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि सभी योजनाएं और विकास के कार्य इन्हीं निकायों को सौंपे जाएंगे। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी निकाय, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला अधिकारी होना चाहिए। समिति की सिफारिशें को, जो भी समिति ने सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों को जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। किनके द्वारा स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। अब जबकि ये सबसे पहले हमारा कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान देश का एक पहला ऐसा राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और यह योजना कब लागू हुई थी? उद्घाटन इसका जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। बाद में इस योजना को 1959 में कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। पहला था राजस्थान, सेकंड अगर आता है तो वो आंध्र प्रदेश था। इसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में इस योजना का शुभारंभ किया गया। 1960 के दशक आते आते बहुत सारे राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था लागू हो चुकी थी। अब एक इसके बाद की जो समिति है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति। ये समिति का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1977 में। जनता पार्टी की सरकार थी तब। 1977 में, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था? अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मतलब जो समिति का गठन किया गया था कि अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया था, इसने अगस्त 1978 में एक रिपोर्ट सौंपी और देश के पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित, मतलब वो समझिए कि सिस्टम खत्म होने वाला था तो खत्म होता हुआ उसने पुनर्जीवित करने का काम किया था अशोक मेहता जी ने। और यह रिपोर्ट कब पहुंचे थे? इसने अगस्त 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कब? 1978 में। ठीक है। अशोक मेहता जी का सिफारिश क्या था? इनकी सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था में कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। अशोक मेहता जी क्या बोल रहे हैं कि 2 स्तरीय जिला परिषद और मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होना चाहिए। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सबसे पहला बिंदु कौन होना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि जिला पहला बिंदु होना चाहिए। इनका था ये सिफारिश अशोक मेहता जी का, जो रिपोर्ट लाए थे 1977 में। और उनकी सिफारिशों का जो अगस्त 1978 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा था देश के पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु, 1978 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। गठन हुआ था कब? 77 दिसंबर 1977 में। किसके द्वारा? जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त, अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का जो गठन हुआ था उस वक्त कि आप एक रिपोर्ट दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था खत्म होने वाला है। तो और इसके आगे का हम पढ़ेंगे क्या है। पंचायती राज संस्थाएं पीआरआई का जिला स्तरीय एजेंसी द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट होना चाहिए। वो बोलते हैं कि उनकी सिफारिशें थी कि पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तरीय एजेंसी द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट होना चाहिए। एक ऑडिट का बात उन्होंने यहाँ पे रखा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि
ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय होना चाहिए, यानी 2 स्तर का बोला उन्होंने। पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तरीय एजेंसी द्वारा नियमित ऑडिट होना चाहिए। अपने को स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्ति है, यानी कि उन्होंने कहा कि समितियों को एक्स्ट्रा पावर दिया जाए जिससे वो कराधान जुटा सके, यानी कि टैक्सेस वो जमा कर सके। पंचायत निर्वाचन के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए, यानी ये न्यूट्रल नहीं होना चाहिए कि सब अपना लड़ रहे हैं। अभी तो जैसे किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं के बराबर होता है, लोग अपने अपने स्तर पर लड़ते हैं, किसी पार्टी से वो पॉलिटिकली जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो पंचायती निर्वाचन के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों का आधिकारिक भागीदारी होना चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। क्या उन्होंने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्ति होनी चाहिए, यानी वो टैक्सेस अपने हिसाब से वो ले सकें। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का शोषण या अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी तरह भंग हो जाता है पंचायती सिस्टम, जो है कि मतलब अगर वो भंग होता है तो 6 महीने के भीतर में चुनाव हो जाना चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। संवैधानिक मान्यता भी बोले उन्होंने कि पवित्रता और दर्जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा निरंतर कार्यक्रम का आश्वासन दिया जाना चाहिए। और कुछ समितियां हैं, दंतेवाला समिति है 1978 में, इन्होंने कहा ब्लॉक स्तरीय योजना के बारे में सिफारिश की। हनुमंतराव समिति थी 1984 में, जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन पृथक जिला योजना निकाय की सिफारिश की। समितियों के बारे में हम याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक राय मेहता 1977, दंतेवाला समिति 1978, हनुमंत राय समिति 1984, 1984 में हनुमंत राव समिति जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन पृथक जिला योजना निकाय की सिफारिश की। एक और इम्पोर्टेंट है जीवी के राव समिति, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यों की जांच करना था। किनका? जीवी के राव समिति का। 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई, यानी पंचायत राज से अलग हो गई है। विकास प्रकरण के लिए, के प्रशासन के लिए लोकतांत्रिक करण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं क्या हो रही थी? कमजोर हो रही थी। तो उन्होंने सिफारिशें दी कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन होना चाहिए, नियमित निर्वाचन होने चाहिए। निष्कर्ष क्या रहा जीविका राय समिति का? विकास प्रक्रिया को धीरे धीरे और नौकरशाहीकृत कर दिया गया था, जो पंचायती राज से अलग कर दिया गया तथा समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ों वाली घास भी कहा था, ग्रास विदाउट रूट्स, ये इन्होंने कहा था जीविका राय समिति में 1985 में। अब एक और समिति है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति क्या कहती है इसके बारे में पढ़ते हैं। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार किया था, पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसकी कुछ सिफारिशें हैं जिसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़कर, यानी संविधान में एक नया चैप्टर को ऐड कीजिए और पंचायती राज संस्थाओं को, पीआरआई को संवैधानिक मान्यता दी जाए। जिला परिषद के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली, जिला स्तर पर योजना और विकास, गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें, ग्राम पंचायतों को अधिक अव्यवहार्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अवतार बनाए। पंचायती राज संस्थाओं के मुद्दों के लिए अधिकरण की स्थापना, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की गई थी। उस वक्त उन्होंने सिफारिशें दी कि गांव के समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाए, इस ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया जाए तथा इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बनाया जाए।
गाँव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये एल.एम. सिंघवी साहब की सिफारिशें थी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। एल.एम. सिंघवी साहब की ये सिफारिशें थी। एक और सिफारिश समिति आई थी, थुंगन समिति, जिला योजना से संबंधित थुंगन समिति 1988 में आई थी। जिला योजना के प्रायोजन के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। थुंगन समिति 1988 की रिपोर्ट, उनकी सिफारिशें क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना, त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना एवं विकास हेतु जिला परिषद, 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल, किसी निकाय के अधिक्रमण की अधिकतम अवधि 6 महीने, किसी निकाय के अधिक्रमण सप्रेशन की अधिकतम अवधि कितनी दी उन्होंने सिफारिशें की? 6 महीने होने चाहिए। तीनों स्तरों पर जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात पंचायत में किसने की थी? थुंगन समिति ने। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। राज्य स्तर पर योजना एवं समन्वय समिति योजना मंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का सीईओ होना चाहिए। ये सभी सिफारिशें थी थुंगन समिति की। एक है गाडगिल समिति, नीति और कार्यक्रम समिति 1988। समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया। किसने? गाडगिल समिति ने। समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसे सबसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस पे किसने विचार किया? गाडगिल समिति ने। नीति और कार्यक्रम समिति के नाम से भी जानते हैं इसे। ये कब आई थी समिति, कब बनी थी? 1988 में। इनकी सिफारिशें क्या थी? सिफारिशें थी मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, 3 स्तर, 5 वर्ष का निश्चित कार्य, यानी इन्होंने भी कहा कि पंचायत त्रिस्तरीय रखे लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल दीजिए। पंचायती राज निकायों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। पंचायती राज के जो निकाय हैं उन्हें योजना बनाने के लिए और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए भी जिम्मेदारी उन्हें ही दी जानी चाहिए, यानी कि पंचायतों को ही दिया जाना चाहिए कि वो अपना योजना बनाएं और उनका कार्यान्वयन वो खुद करें। इस प्रायोजन के लिए संविधान में विषय की एक सूची निर्दिष्ट की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रायोजनों के लिए संविधान में विषयों की एक सूची निर्दिष्ट की जानी चाहिए। 3 स्तरों पर पंचायत सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, अनुसूचित जनजातियों, जातियों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का मांग गाडगिल समिति ने किया था। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात पहले किसने की? थुंगन समिति ने। लेकिन ST, SC और विमेन, इनका रिजर्वेशन की बात जिस समिति ने की वो है गाडगिल समिति ने। राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार करने का आधार बनना चाहिए। तो पंचायती संशोधन जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या कहता है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए, इतनी सिफारिशें हुई तो क्या संशोधन आया? परिणाम ये निकला कि पंचायत 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1992 में। क्या हुआ इसमें? प्रावधान क्या था? संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले सूचियां थी 10, संशोधन होके एक सूची का एडिशन हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? 1992 में संविधान का 73वां संशोधन हुआ। उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। कितने टॉपिक्स हैं उसमें? विषयों की संख्या 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान शामिल हैं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 243 का 6 में है शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। 243 का ज है पंचायतों द्वारा उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्तियाँ। 243 झ वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन। विशेषताएं क्या है? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का
अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होंगे। कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी 2017 में भी आ चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्या है? पूरे देश में पंचायत राज्य की संरचना में एकरूपता है। स्तर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं भी कर सकते हैं। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य। स्थानीय स्वायत्त शासन के सभी संस्थाओं के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। पंचायत के अध्यक्ष और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अन्य सदस्यों को पंचायतों की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। अवधि का कितनी रहेगी? पंचायत की अवधि 5 वर्ष के लिए। इसकी अवधि पूरी होने से पहले विघटित की जा सकती है और विघटन होने पर चुनाव कितने दिनों में कर लेना है? 6 महीने के अंदर। पंचायत के लिए निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले। अनुच्छेद क्या है? 243 अंगा का। किंतु जहां विशेष अवधि जिसके लिए विघटित पंचायत जारी होती है 6 महीने से कम है, तो ऐसी अवधि के लिए नई पंचायत के लिए कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कुछ नियम अधिनियम का जो महत्व है थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलन किया। इसे पंचायतें नाम से उल्लिखित किया गया है और अनुच्छेद इसमें जो डाला गया था 243 से 243 ना प्रावधान शामिल किए गए थे इसमें बहुत सारे। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई सूची 11वीं सूची को जोड़ा था। इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। कितने सब्जेक्ट हैं उसमें? पंचायत में 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। अधिनियम के संविधान के 44वें अनुच्छेद के एक व्यवहारिक रूप दिया। इस अधिनियम ने जो 92 का 73वां संशोधन था, इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें इन आवश्यक शक्तियां और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि यह स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार एक नियम था। पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में। पंचायतों के संबंध में संविधान के भाग 9 के प्रावधान 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि संसद के पास विशिष्ट अपवादों और संशोधन के इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों पर विस्तारित करने की शक्ति है। इस प्राधिकार के अनुरूप संसद ने यह अधिनियम बनाया। पेशा अधिनियम की विशेषताएं क्या है, इसको एक बार देख लेंगे हम। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के संबंध में राज्य का कानून, स्टेट लेजिस्लेशन, प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए। एक गांव बस्ती या बस्तियों के समूह से मिलकर बनेगा, इसमें एक समुदाय शामिल होगा और परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करेगा। ग्राम सभा, पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा क्या करेगा? हर गांव में एक ग्राम सभा होगी। यह ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। इसके पास समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सांप्रदायिक संसाधनों तथा विवादों को सुलझाने की पारंपरिक पद्धति की रक्षा करने एवं बनाए रखने का अधिकार होगा। लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं की मंजूरी के लिए जिम्मेदार होगी। ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को उपरोक्त योजनाएं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए धन के उपयोग का प्रमाणन ग्राम सभा से प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायतों में सीटों का आरक्षण समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों का 50% नहीं होगा।
सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। राज्य सरकार उन जनजातियों को सीधे नामित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कुल सदस्यों के 10 में से अधिक नहीं होगा। विकास परियोजनाओं और पुनर्वास के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श करना होगा। पेशा कानून के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन पंचायतों के सौंपा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का या खनन पट्टा देने और नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायतों के लिए ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य होगी। जनजातीय उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों के लिए नियंत्रित करने की शक्ति पेशा कानून के तहत पंचायतों को दी गई थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व का स्रोत द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार क्या हुआ था? केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने अनुदान मिलेगा, वो था अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 243 जहाँ के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार से ऋण अनुदान प्राप्त कर सकता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से कार्यक्रम विशिष्ट आवंटन, आंतरिक संसाधन सृजन, कर और गैर कर। पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद 2001 में आई। पंचायत राज संस्थाओं को शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण के बारे में कार्यबल टास्क फोर्स ललित माथुर। 2005 जमीनी स्तर पर योजना के बारे में विशेषज्ञ समूह वी रामचंद्रन। 2008 जिला योजना हेतु मैनुअल तैयार करने हेतु कार्यबल श्रीमती राजवंत संधू। 2010 DRDA जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पुनर्गठन संबंधित समिति वी रामचंद्रन। 2012 सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की कुशल प्रदायगी एफिशिएंट डिलीवरी के लिए पंचायतों का लाभ उठाने संबंधी विशेषज्ञ समिति 2012 में आई थी। अध्यक्ष थे मनीष शंकर। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें।